हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें देखा था फोटोन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। साथ में डिस्कस किया था फोटोन काउंट्स क्या होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट था जो निकल के आया था कि अगर कोई रेडिएशन सरफेस पर इंसिडेंट होता है तो उस पर कितना फोर्स या प्रेशर अप्लाई करता है। आज की क्लास में हम उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें आज का डिस्कशन होगा इलेक्ट्रॉन एमिशन कैसे होता है। साथ में डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखेंगे, फेल्योर ऑफ वेव थियरी ऑफ लाइट इन एक्सप्लेनिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में वेव थियरी फेल क्यों हुई, उसके भी पॉइंट्स हम कवर करेंगे। तो आओ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होता है। तो इन जनरल पता होगा कंडक्टर, इंसुलेटर और ये इंसुलेटर जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इन सब में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इनको हम कैटेगराइज करते हैं। जिनमें सबसे ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो होते हैं कंडक्टर, जिनमें कम पाए जाते हैं वो सेमीकंडक्टर होते हैं, जिनमें बिल्कुल भी नहीं पाए ना के बराबर पाए जाते हैं उनको बोला जाता है इंसुलेटर। ठीक, तो बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन का मतलब होता है किसी भी सरफेस से, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। तो क्या है इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स, जो मेटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, जिनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, which are free to move within the volume of metal are called free electrons। किसी मेटल के अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन जो उस मेटल के वॉल्यूम के अंदर कहीं भी मूव कर सकते हैं उनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, अब इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट टाइप से एनर्जी प्रोवाइड करके एमिट कराना या इनको यहां से निकालना, दैट इज इलेक्ट्रॉन एमिशन। कैसे हो सकता है उसके बारे में आओ देखो। जैसे मान लो हमारे पास एक कंडक्टर दिया गया है, यहां पर एक कंडक्टर का पीस लिया है हमने, ये कोई कंडक्टर का पीस है यहां पर। इसमें ये जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं उनको हम एटम बोल रहे हैं, या फिर इनको बोल सकते हो पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन इनको बोल सकते हो। ठीक है, ये पॉजिटिव आयन है। ठीक है, और साथ में यहां पर ये है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या फिर कह सकते हो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स, या फिर इनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे है। ये वॉल्यूम के अंदर कहीं भी मूव कर सकते हैं मेटल के अंदर, लेकिन बाहर नहीं निकल सकते। रीजन क्या होगा, जैसे सपोज हमारे पास कोई मेटल सरफेस है, समझना ये बाहर क्यों नहीं निकल सकते। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इनके पॉजिटिव आयंस भी होंगे, ऑब्वियस है इनके पॉजिटिव आयंस भी होंगे। ठीक है, अब दोनों बराबर बराबर इस समय पर हैं। मान लीजिए किसी समय पर आपने एक इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू किया, या एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाना चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर जाना चाहेगा, तो जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो -1 चार्ज बाहर निकल रहा होगा, तो इस मेटल के ऊपर +1 चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, ऑब्वियस है आएगा, क्योंकि यहां पर जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन गया तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, +1 का चार्ज आ जाएगा कूलम में। ठीक, अब एक बात देखो, यहां पर +1 कूलम का चार्ज, यहां पर -1 कूलम का चार्ज, और दोनों चार्ज कैसे हैं, अपोजिट पोलैरिटी के हैं। तो डिफरेंट पोलैरिटी होने की वजह से ये मेटल सरफेस इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाएगी और इसे वापस से अंदर की तरफ खींच लेगी। इसलिए इलेक्ट्रॉन विद इन द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मूव कर सकते हैं, लेकिन बाहर नहीं जा सकते। अगर बाहर जाना होगा तो उनको इस फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा, इस एनर्जी को ओवरकम करना पड़ेगा, इस पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम करना पड़ेगा, तब वो बाहर जा सकते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है एक एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है किसी इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकालने के लिए, दैट इज वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का मतलब यहां पर वर्क डन किया जाता है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, तो ये मिनिमम एनर्जी होती जो किसी मेटल को सप्लाई की जाती जिससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सके। तो क्या होता है वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन होता है मिनिमम एनर्जी that must be supplied to liberate the most weakly bounded, इसको हाईलाइट कर लो, must be supplied most weakly bounded surface electron, जिनको हम बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल वो फ्री हैं, वो हैं, बंधे हुए हैं इस तरह के फोर्स के साथ, मेटालिक बॉन्ड है उनके अंदर, बस सरफेस से बाहर नहीं जा सकते। फ्रॉम अ मेटल सरफेस से, विदाउट गिविंग देम, बिना दिए उनको क्या, एनी वेलोसिटी, उनको कोई वेलोसिटी ना दी जाए। जैसे हमने कहा ये कोई सरफेस है, तो सरफेस से जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है, ये जिस मिनिमम एनर्जी के साथ ये रुका हुआ है उसके साथ वॉल्यूम में, अगर उतनी एनर्जी सप्लाई कर दी जाए तो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को ओवरकम तो कर लेगा, लेकिन उसको कोई स्पीड ना दी जाए। दैट एनर्जी जो सप्लाइड की जाती है इज नोन एज वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन हो गया। ठीक है, इसको हम जनरली W से डिनोट करते हैं, इसको हम W से डिनोट करते हैं, वर्क फंक्शन लिख देते हैं। वर्क फंक्शन जनरली W से लिखा जाता है, या फिर इसको समटाइम्स हम फाई से भी लिख देते हैं। ठीक है, और इसको हम मेजर किस में करते हैं, इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
पढ़ा होगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। ठीक है, याद रखना, ये भी एक एनर्जी की यूनिट है। इनके बारे में बात किया था हम लोग जब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होता है, तो किसी भी मेटल सरफेस से उसके लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, दैट इज इलेक्ट्रॉन एमिशन। ठीक है, अब बात आती है इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, लूजली बाउंडेड है, उसको बाहर निकालने में दिक्कत क्या है? दिक्कत है जब हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो मेटल सरफेस पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, वो इलेक्ट्रॉन को पुल करेगी अंदर की तरफ और वापस से अपने वॉल्यूम में ले आएगी और इलेक्ट्रॉन एज इट इज फिर से उसके वॉल्यूम में मूव करने लगेगा, बाहर नहीं जा सकता। लेकिन अगर हम इस बॉन्ड को ओवरकम करना चाहते हैं या इस एनर्जी को ओवरकम करना चाहते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला फिर अंदर आ गया, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती। वह एक्स्ट्रा एनर्जी, मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन के इस फोर्स को ओवरकम करने में काम आए या इस फोर्स से ओवरकम कर जाए लेकिन उसको कोई स्पीड ना मिले, कोई वेलोसिटी ना मिले, दैट एनर्जी, मिनिमम एनर्जी इज नोन एज वर्क फंक्शन। ठीक है, वर्क फंक्शन को हम W या फिर फाई से डिनोट किया करेंगे। यहां पर इसको मेजर किया जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जनरली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर किया जाता है, बहुत छोटी वैल्यू होती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। एक बात और, कुछ मेटल्स होती हैं जिनके लिए वर्क फंक्शन बहुत कम होता है, कुछ मेटल्स ऐसी होती है जिनके लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू बहुत हाई होती है। जिनके लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू बहुत कम होती है उनसे इजिली इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सकता है, इसका मतलब यह है। और जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा उससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना उतना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी है, कम एनर्जी पर जो इलेक्ट्रॉन बाहर देगा वो इजिली इलेक्ट्रॉन दे सकता है, बाहर की तरफ एमिट कर सकता है, एमिशन हो सकता है इलेक्ट्रॉन का। लेकिन जिसको ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़े तो अगर उतनी एनर्जी हमारे पास नहीं है तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। ठीक है, और हर बार इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा यह भी जरूरी नहीं, इसके बारे में हम और बात करेंगे। ठीक, अब बात करते हैं कुछ मेटल्स हैं जिनके वर्क फंक्शन आपको याद रखने हैं, वैसे ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी कुछ के याद रखने हैं। जैसे सीजियम हो गया, सीजियम का वर्क फंक्शन लिखा जाता है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, पोटेशियम का 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सोडियम का 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां पर माइनस नहीं है, ये डैश लगा है। ठीक है, लिथियम का 2.5 होता है, कैल्शियम का 3.2, कॉपर का 4.5, एजी का होता है मतलब सिल्वर का 4.7 और प्लेटिनम का होता है सबसे ज्यादा, दैट इज 5.6। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गए वर्क फंक्शन कुछ मेटल्स के। अगर इन जनरल ना दिया गया हो क्वेश्चन में, आपको जनरली वैसे दिया जाता है लेकिन फिर भी अगर ना दिया गया हो तो आप इन वर्क फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए यहां पर हाईलाइट करके लिख दिया है। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन समझ में आया होगा। इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों नहीं निकलते कंडक्टर के, वो भी बात समझ में आई होगी। जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा मेटल पॉजिटिवली चार्ज होगी और जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को अगेन पुल कर लेगी। ठीक है, लेकिन इस फोर्स को ओवरकम करवाना पड़ेगा तो हमें मिनिमम एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। दैट मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को एमिट करवा सके, इलेक्ट्रॉन का एमिशन करवा सके, दैट इज वर्क फंक्शन। यहां पर वेलोसिटी 0 ही रहनी चाहिए। ठीक है, एक्स्ट्रा एनर्जी हम नहीं देने वाले। तो वर्क फंक्शन को फाई या फिर हम W से डिनोट करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में ये रिलेशन हो गया। अब आओ डिफरेंट मेथड्स देखते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना होगा तो हम किस तरह की एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं। देखो, पहला है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है, हमारे पास मान लो ये कोई मेटल सरफेस है, ये कोई मेटल सरफेस है। ठीक है, इस मेटल सरफेस के ऊपर कोई रेडिएशन आकर के गिरता है, ये रेडिएशन आकर के गिरता है, ऐसे रेडिएशन आकर के गिरता है तो यहां से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। मतलब क्या है, कोई मेटल सरफेस है, उस मेटल सरफेस के ऊपर हम अगर सनलाइट गिराते हैं या लाइट बेसिकली गिराते हैं तो क्या होता है, उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी लेते हैं और वहां से एक्साइट हो जाते हैं, मतलब वो सरफेस को छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो एमिशन होता है इसी एमिशन को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। यही चैप्टर है हमारा पूरा, यही डिटेल पढ़ना है। तो क्या है, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ सुटेबल वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। यहां पर ऐसा नहीं कि कोई भी गिरेगा और इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, सुटेबल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, सुटेबल वेवलेंथ होनी चाहिए। अगर वो इंसिडेंट होता है मेटेलिक सरफेस के ऊपर देन इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन या दैट एमिशन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है, थर्मोनिक एमिशन क्या होता है, ये काम करता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट के ऊपर। कैसे काम करता है, द एक्स्ट्रा एनर्जी इज गिवन टू इलेक्ट्रॉन्स टू ओवरकम पोटेंशियल बैरियर इन द फॉर्म ऑफ हीट। जो भी जिस पोटेंशियल बैरियर से यहां पर इलेक्ट्रॉन बाउंडेड थे, बंधे हुए थे, उतनी एनर्जी हम इसे प्रोवाइड करा दें, उतना पोटेंशियल बैरियर इसे एक्स्ट्रा प्रोवाइड करा दें हीट के फॉर्म में, तो वो इलेक्ट्रॉन यहां से ओवरकम कर जाएगा, इस एनर्जी से ओवरकम कर जाएगा, उसको हम इजीली बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये हो गया थर्मोनिक
एमिशन ये क्या कहता है, हीट के फॉर्म में एनर्जी सप्लाई करो, पोटेंशियल बैरियर को अगर क्रॉस कर जाती है एनर्जी तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। कह रहे हैं हीटिंग बाय पासिंग करंट थ्रू अ फिलामेंट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट के ऊपर ये काम करता है। ठीक है, मतलब हीट के फॉर्म में एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं, यहां लाइट रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं। थर्ड इज फील्ड एमिशन क्या होता है, तो याद होगा जैसे मान लो हमारे पास यहां कहीं पर कोई ये मेटालिक प्लेट है और इसमें हमने फील्ड लगा रखा है इस तरफ से इस तरफ, फील्ड इतना ज्यादा इफेक्टिव हो जाए कि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना फोर्स लगाने लगे कि इसे बाहर निकाल ले, इस पर फोर्स इधर ही तो लगेगा, E इंटू कैपिटल ई। अगर इस E की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इसके अपोजिट लगेगा, और अगर फील्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाए इन दैट केस इलेक्ट्रॉन इस सरफेस को छोड़ करके बाहर निकलने लगेंगे। दिस टाइप ऑफ एमिशन इज नोन एज फील्ड एमिशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ चार्जिंग या मेथड्स ऑफ चार्जिंग जब डिस्कस कर रहे थे तो बताया था चार्जिंग कैसे भी करवाई जा सकती है, इस तरह से भी करवा सकते हैं, इस तरह से भी, इस तरह से भी करवाई जा सकती है। बाकी और भी प्रोसेस वहां देखे थे, रबिंग या फिर फ्रिक्शन से साथ में देखा था, इंडक्शन से और कंडक्शन से करवाई जा सकती है। फील्ड एमिशन समझ में आया, तो फील्ड एमिशन क्या है, मेटल इज प्लेस्ड इन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू विच द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड सच a speed that corresponding kinetic energy sufficient to overcome potential barrier। पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम करने के लिए सफिशियंट अगर एनर्जी नहीं मिल जाती है तो ये क्या करते हैं, वहां से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, लास्ट क्या है, लास्ट ये है कि इलेक्ट्रॉन खुद इलेक्ट्रॉन के ऊपर गिरना शुरू कर दें। इसका मतलब क्या है, जैसे यहां पर मेटेलिक सरफेस के ऊपर रेडिएशन आकर गिरा, इलेक्ट्रॉन निकले, लेकिन अगर यहां पर बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन ही आकर के गिरने लगे, ये ऐसा कुछ, यहां पर इलेक्ट्रॉन ही आकर के गिरने लगे हाई स्पीड से, तो अगर हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन आकर के गिरेंगे और इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई करेगा और उनको वहां से बाहर निकाल देगा। तो वही है, द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल कैन ऑल्सो बी इजेक्टेड बाय इम्पिनिंग ए बीम ऑफ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स सो दैट collision electron requires sufficient kinetic energy to overcome potential barrier। तो कहते हैं इस तरह से भी इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल सरफेस के अंदर वो अपने पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे, और पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करेंगे इसका मतलब वो एमिट हो सकते हैं, उनका एमिशन हो सकता है। दिस टाइप ऑफ एमिशन इज नोन एज सेकेंडरी एमिशन, मतलब इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन का एमिशन इज नोन एज सेकेंडरी एमिशन। तो ये टाइप होते हैं, इलेक्ट्रॉन को एमिट यहां से करवाया जा सकता है। बोर्ड में अक्सर इसके ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए यहां से अलग से हाईलाइट करके बता दिया। ठीक, आज की स्टडी या आज का हमारा मेन टॉपिक है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल स्टडी। एक्सपेरिमेंट से हम उसे स्टडी करना चाहते हैं कि क्या क्या रिजल्ट्स आए। तो कई सारे लोगों ने परफॉर्म किया था, लेकिन हम यहां पर लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। वो क्या थे, उन्होंने क्या क्या प्रेडिक्ट किया, उन सारी बातों को देखेंगे। तो क्या होता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, यहां पर डिफिनेशन लिखी गई, एक बार और रीड कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहले लिखा है व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ सुटेबल वेवलेंथ, इन वेवलेंथ और इन फ्रीक्वेंसी को हम आगे नाम देने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए इनको एज इट इज लिखा रहने देते हैं। सुटेबल वेवलेंथ या सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर इंसिडेंट होती है ऑन अ मेटालिक सरफेस, किसी मेटालिक सरफेस के ऊपर, देन इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। दिस फिनोमेनन इज नोन एज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये फिनोमेनन जो होता है इसको हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। एमिटेड इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है, और अगर कोई सर्किट क्लोज हो जाए और उसमें फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से अगर करंट बनती है, दैट करंट इज ऑल्सो नोन एज फोटोइलेक्ट्रिक करंट। वो करंट फोटोइलेक्ट्रिक करंट कही जाएगी। ठीक, ये तो वही है जो अभी पढ़ा था। यहां पर जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था उसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं, यहां पर एक वैक्यूम ट्यूब ली गई, वैक्यूम ट्यूब ली गई। ठीक है, इस वैक्यूम ट्यूब के अंदर यहां पर एक विंडो लगाई गई, क्वार्ट्ज विंडो लगाई गई। ठीक है, और इस विंडो के सामने यहां पर एक प्लेट लगी है, दिख रही होगी। ये जो प्लेट लगी है, ये है फोटो सेंसिटिव प्लेट। फोटो सेंसिटिव प्लेट का मतलब क्या है? फोटो सेंसिटिव प्लेट का मतलब ये कि अगर इसके ऊपर लाइट आकर के गिरी तो यहां से इलेक्ट्रॉन एमिट हो सकते हैं। ठीक है, अब होंगे या हो नहीं होंगे वो तो वाकई की बात है, लेकिन हो सकते हैं, मतलब फोटो सेंसिटिव प्लेट है ये। और कैसी प्लेट है? मेटालिक, क्योंकि मेटल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है एमीटर प्लेट। इसको क्या बोलते हैं हम? एमीटर।
एमीटर प्लेट, ठीक है। और सामने जो प्लेट ये लगी दिख रही होगी इसको बोला जाता है कलेक्टर प्लेट, कलेक्टर प्लेट, ठीक है। बोर्ड में बनाने के लिए आएगा इसलिए बना रहे हैं, ठीक है, नहीं तो पहले से लिख देते सब। यहां पर ये रेडिएशन आकर के गिर रहा है तो यहां पर लिख सकते हैं लाइट, ये लाइट आकर के गिर रही है, रेडिएशन है, ठीक है। यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं इधर की तरफ, ये इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं इधर की तरफ, ठीक। अब इसमें एक और अरेंजमेंट किया गया, उसको जरा से देखना। इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट फ्लो करेगी उसके लिए माइक्रोमीटर लगा दिया, यहां पर माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर में करंट को मेजर करेगा ये। और यहां पर एक की कॉन्सेप्ट लगा है जो इसमें, यहां पर हमने रियोस्टैट का यूज किया है RH, और यहां पर हमने एक बैटरी लगाई है जिसका वोल्टेज है सपोज V, ठीक है, या सिंपली हम इसे लिख देते हैं बैटरी, सिंपली हमने इसे क्या लिख दिया, बैटरी। अब समझना ध्यान से, रियोस्टैट क्यों लगाया, बैटरी का हमने पोटेंशियल फिक्स कर रखा है, रियोस्टैट की मदद से हम यहां इन दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल को कम या ज्यादा करने वाले हैं, ठीक। अब समझना यहां पर ये की कैसे काम करती हैं, देखना की ऐसे लगी है, ये वाली की कुछ इस तरह से यहां से लगी है, इस तरह से, ठीक है। अब अगर हम चाहें तो इसको यहां से हटा करके यहां लगा सकते हैं, यहां से हटा करके यहां लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहां पर जो ये की लगी इधर वाली की, ये ऊपर भी लगी हो सकती, नीचे भी लगी हो सकती, मतलब ये जो की लगी हुई है ऑरेंज कलर की दिख रही होंगी, ये स्विचेबल है, यहां से यहां स्विच कर सकते हैं, यहां से यहां स्विच कर सकते हैं, ये वाली को भी वहां से वहां स्विच कर सकते हैं, मतलब अपनी हम नीड के अकॉर्डिंग इन दोनों प्लेट का पोटेंशियल पॉजिटिव निगेटिव कर सकते हैं, इसलिए हमने ये स्विच लगाया है, ठीक है। यहां पर बैटरी लगाई, ऐसा सब कुछ हुआ। ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी चीजें क्या है, तो यहां पर हम कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं। क्वार्ट्ज विंडो लगी है, लाइट आकर गिरती है, एमीटर प्लेट है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, यहां पर ये अमीटर है, माइक्रोमीटर लिख देते हैं, माइक्रो अमीटर है, यहां पर बैटरी है, रियोस्टैट लगा हुआ है। अब इसमें क्या किया गया, अलग अलग चीजों को बदल बदल के, यहां पर जैसे मान लो हम जब भी बात करेंगे कुछ पॉइंट्स यहां लिख देते हैं ताकि आगे कंफ्यूजन ना हो। जैसे पहला पॉइंट ये जान लो कि जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ जाना, हम कलर के बारे में बात कर रहे हैं, कलर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम यही बात कर रहे हो इंटेंसिटी के बारे में, इंटेंसिटी के बारे में, तो इंटेंसिटी के बारे में बात करने का मतलब होता है कि यहां पर सेम कलर, यहां पर पावर के बारे में बात कर रहे हैं, सीधे सीधे बोल लो पावर, वाट के बारे में हम बात कर रहे होंगे, ठीक है। मान लिया कि हमारे पास जो रेडिएशन आकर के गिर रहा है इसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट है, इसमें या फिर कोई व्हाइट लाइट भी हो सकती है, लेकिन उसमें कुछ चीजें कॉमन है। जैसे हमने कहा फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया कलर, इंटेंसिटी का मतलब हो गया पावर, तो हमारे पास कुछ बल्ब हैं, मान लो सपोज हमारे पास बल्ब हैं, यहां पर एक रेड है, एक येलो है और एक हमारे पास वायलेट है, ठीक है। तीन डिफरेंट हमारे पास दिए गए हैं, रेड, वायलेट और येलो, ठीक है, ये कलर हो गए। ये कलर का मतलब हमारे पास डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए हम इनका यूज करेंगे, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए यूज करेंगे। और हमारे पास यहां पर रेड, एक मिनट, ठीक है, येलो, एकदम फील आएगा, पूरा एक्सपेरिमेंट समझ में आएगा, इसीलिए हम ये सारी बातें पहले बता रहे हैं क्या है। रेड, वायलेट और ये येलो जो है, इनके हमने तीन तीन बल्ब ले लिए। जैसे मान लो हमने कहा ये 25 वाट का एक बल्ब है, एक 50 वाट का है और एक मान लेते हैं 75 का है, या 100 का ले लो, 100 वाट का ले लेते हैं, 100 वाट का है, ठीक है। सबके हैं, जैसे मान लो हमने कहा इसके भी हैं 25 वाट, 50 वाट और 100 वाट, इसके भी हमने ले लिए 25 वाट, 50 वाट और 100 वाट। अब हम एक्सपेरिमेंट के टाइम जो बोलेंगे उसमें कहेंगे फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, इसका मतलब एक सिंगल कलर की लाइट आकर के गिर रही, कलर चेंज नहीं हो रहा। अगर हम बात करें इंटेंसिटी कांस्टेंट, इसका मतलब है वाट की वैल्यू कांस्टेंट हो गई। उसमें हम जैसे वाट की वैल्यू कांस्टेंट हो गई तो मान लो 25 वाट कांस्टेंट कर दिया, तो उस केस में हम फ्रीक्वेंसी को बदलेंगे, तो कभी रेड गिराएंगे, कभी येलो, कभी वायलेट गिराएंगे और बात करेंगे। ये की कॉन्सेप्ट है, पूरा एक्सपेरिमेंट समझ में आएगा, इसकी गारंटी है। और देखें
सबसे पहले यहां पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, एक टेबल बनाई गई, किसके किसके बीच में, यहां पर जो ये लगा है माइक्रोमीटर, इसने जो करंट पड़ी उसके बीच में, और यहां पर जो लाइट गिर रही थी इसकी इंटेंसिटी मान लो I है, उसकी फ्रीक्वेंसी f है। तो इंटेंसिटी को लेकर के मतलब क्या है, जैसे मान लो हमने रेड कलर की लाइट गिराई, तो रेड कलर की लाइट गिराई 25 वाट लेकर के, 50 वाट लेकर के, 100 वाट लेकर के, चेंज नहीं किया कलर, सब कुछ सेम है। तो क्या किया हमने, एक एक्सपेरिमेंट किया, हमने क्या किया, यहां पर रेड कलर मान लो चूज किया है, रेड कलर चूज किया है, रेड कलर में हमने पहले 25 वाट लगाया, फिर 50 वाट लगाया, उसके बाद में 100 वाट लगाया। ये लगा करके हमने क्या कैलकुलेट किया, इसकी मदद से हमने कैलकुलेट किया फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और उसके बाद उसको ग्राफ पेपर पर प्लॉट किया, और ग्राफ पेपर पर प्लॉट किया तो इसका ग्राफ बड़ा अजीब निकल के आया। वो क्या था, यहां से देखा गया, जैसे मान लो हमने कहा इधर है इंटेंसिटी जिसको हम कैपिटल I से डिनोट कर रहे हैं, इंटेंसिटी का मतलब पार से है, वाट से है, और यहां पर हमने डिनोट किया फोटो इलेक्ट्रिक करंट, तो फोटो, या फिर हम इसको यहां लिखते हैं, इसको लिखो फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और इसको लिख देते हैं इंटेंसिटी। और जब ये रिजल्ट जो यहां से आए और उनको जब यहां प्लॉट किया गया एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट का मतलब है सेम कलर, एक मिनट, बट डिफरेंट पावर, डिफरेंट वाट के बल्ब लगाए गए लेकिन वो सेम कलर के थे। जैसे मान लो रेड कलर हमने लिया तो 25, 50 और 100 वाट के लगाए, और उसके रेस्पेक्टिव हमने फोटो इलेक्ट्रिक करंट पढ़ी, और उसके बाद जब ग्राफ खींचा तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा निकल के आया, ये ग्राफ निकल के आया, स्ट्रेट लाइन ग्राफ निकल के आया। मतलब मान लो पहला यहां पर था, ठीक है, या फिर हम इसको हटा देते हैं, कुछ ऐसा बना देते हैं, अच्छा लगेगा। मान लो पहला हमने यहां पर खींचा तो उसके रेस्पेक्ट में ये आई करंट, फिर उसके बाद इंटेंसिटी इतनी की तो ये करंट आई, यहां पर इंटेंसिटी इतनी कर दी तो अभी ये करंट आई। यहां से देखा तो ये मान लो 25 है इंटेंसिटी, और ये है मान लो 75, और ये है 100, तो उस केस में मान लो इसकी करंट है I1, इसकी करंट है I2, और इसकी करंट है I3। डिफरेंट करंट आई। तो जैसे ये पॉइंट निकाले, उसके बाद ग्राफ पेपर पर जब इसे प्लॉट किया गया, तो ग्राफ पेपर पर प्लॉट करने के बाद ये पता चला स्ट्रेट लाइन निकल के आई है जो कि ओरिजिन से पास कर रही है, और स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, इसका मतलब क्या है, बिल्कुल सही, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, इसको क्या लिख सकते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकल के आ रही, क्योंकि देखो ये y पर है, ये x पर है, स्ट्रेट लाइन आई, इसका मतलब दिस वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस वैल्यू। तो यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट पता चली कि इंटेंसिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकल के आती है। पहला ऑब्जर्वेशन समझ में आया होगा। यहां जो लिखा है एक बार पढ़ना चाहो पढ़ लो। बाय कीपिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट कांस्टेंट, मतलब कलर सेम रख लो, वी स्टडी द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट आई विद द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब वाट से है। द एनोड इज केप्ट एट फिक्स पॉजिटिव पोटेंशियल, एनोड को फिक्स पॉजिटिव पोटेंशियल पर रखा गया विद रेस्पेक्ट टू द कैथोड। यहां पर क्या है, कांस्टेंट एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों कांस्टेंट है, मतलब यहां से हमने एक बार जो भी वोल्टेज सेट कर दिया वही वोल्टेज है, कम ज्यादा नहीं किया, ठीक है। तो हमारे पास ये आया, कह रहा है इफ द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज वेरीड, अगर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को हमने वेरी किया, जैसे मान लो बढ़ा दिया, ए ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। पासिंग थ्रू ओरिजिन हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन निकल के आई, दैट मींस फोटो इलेक्ट्रिक करंट इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन, ठीक है, या फिर जो भी रेडिएशन आकर गिर रहा होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकल के आई, ठीक है।
दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या था? दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया? इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर दिया। मतलब क्या है? इंटेंसिटी कांस्टेंट करने का मतलब है वाट कांस्टेंट हो गए, एक सिंगल वाट का गिरेगा, और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट का मतलब हो गया सेम कलर का, सेम कलर का। तो इसको अब अपने एग्जाम्पल में जो लिए थे उनसे रिलेट कर सकते हो। मान लो हमने कहा 25 वाट का कोई बल्ब है और उसकी कलर रेड है, रेड कलर मान लो, तो देखो यहां 25 वाट भी फिक्स कर दिया, ठीक है, और रेड कलर भी फिक्स कर दिया। अब क्या किया गया? यहां पर एक ग्राफ ड्रॉ किया गया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा कलर फोटो इलेक्ट्रिक करंट, करंट, ठीक है, और यहां पर था पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। इनके बीच एक ग्राफ बनाया गया। ग्राफ बहुत अजीब आया था। वो कैसा ग्राफ है? आओ देखो इधर। यहां पर क्या हुआ, जैसे देखो हमने इस समय पर इसे कैसा कर रखा, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस कर रखा। तो मान लो हमारे पास ये बैटरी नहीं लगी होती, सिंपल, मान लो बैटरी नहीं लगी होती, तो बैटरी नहीं लगी होती और सिंपली हम इन दोनों वायर को सिंपली कनेक्ट कर दिए होते, सर्किट तो कंप्लीट होता इधर का ना, ये दोनों प्लेटें सेपरेट होती। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके यहां पहुंचते तो ये अमीटर डिफ्लेक्शन देता, करंट की वैल्यू पड़ता। लेकिन अगर मान लो बैटरी को हम हटा दें, उसके बाद इनको कनेक्ट कर दें, उसके बाद में यहां पर लाइट रेडिएशन गिराएं और उसके बाद में हम लाइट की फ्रीक्वेंसी या फिर कुछ भी बढ़ाने हैं, यहां पर अभी फ्रीक्वेंसी तो बढ़ा ही नहीं, तो मान लो हम यहां पर इंटेंसिटी कम या ज्यादा करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ निकल करके तो यहां पहुंच रहे होंगे। अगर ये अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी का होगा या उसकी लैम्डा कुछ अच्छी होगी, ठीक कलर की होगी लैम्डा, तो लैम्डा अगर ठीक कलर की होगी इसकी, या फिर फ्रीक्वेंसी ठीक कलर की होगी, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये देखो लिखा है, परिभाषा इसकी डेफिनेशन है। तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां निकल रहे हैं, मतलब यहां पर ये बैटरी नहीं लगाई है हमने, फिर भी कुछ इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर मान लो इसका वोल्टेज बढ़ाने लगे, इसको हम पॉजिटिव करने लगे, तो एक बात देख के बताओ, जैसे जैसे हम इसको पॉजिटिव करने लगेंगे तो इलेक्ट्रॉन तो होते हैं निगेटिव, सामने हो गई प्लेट पॉजिटिव, तो उसकी तरफ एक्सेलरेट होंगे। इसका मतलब है यहां इस सरफेस पर से निकलकर जो इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी नहीं रखते थे, यहां नहीं पहुंच पाते थे, अब वो भी पहुंचेंगे, और अगर वो पहुंचेंगे ऑब्वियस है करंट की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन एक बात ये बताओ, जैसे जैसे हमने यहां से वोल्टेज बढ़ाना शुरू किया, यहां से जो इलेक्ट्रॉन यहां नहीं पहुंच रहे थे वो वहां पहुंचने लगे, लेकिन क्या हम इलेक्ट्रॉनों का नंबर बदल सकते हैं? मान लो यहां से 10 फोटान आकर के गिरे, 10 फोटान ने 3 इलेक्ट्रॉन निकाले, ठीक है, पोटेंशियल नहीं था तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचता था, पोटेंशियल बढ़ाया तो 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचने लगे। पोटेंशियल अगर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा, एमिशन तो 3 ही इलेक्ट्रॉन का हुआ है ना, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू एक लिमिटेड वोल्टेज के बाद कांस्टेंट हो जाएगी। ये बताओ सही है या नहीं है? ऑब्वियस है, सही है। क्यों? क्योंकि देखो जैसे जैसे हम इसको पॉजिटिव करते जाएंगे, यहां से जितने इलेक्ट्रॉन एमिट हुए थे वहां सफिशिएंट एनर्जी से नहीं पहुंच पा रहे थे, उनको एनर्जी देगी ये बैटरी और वो यहां से यहां पर पहुंचेंगे। लेकिन एक बात बताओ, अगर वोल्टेज की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाए, वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते चले जाएं, तो क्या करंट बढ़ेगी? नहीं। कारण क्या होगा उसका? उसका कारण यह होगा कि यहां से जो इंसिडेंट रेडिएशन गिरा, उसने मान लो कुछ 10%, 20% इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो उनसे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हम बढ़ा नहीं सकते, नहीं बढ़ा सकते। तो अगर हम उनसे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ा सकते, तो एक फिक्स पोटेंशियल के बाद में करंट बढ़ना बंद हो जाएगी। लेकिन एक बात और, अगर हम यही पोटेंशियल रिवर्स में लगा दें, मतलब इसको हम निगेटिव कर दें, तो क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करना शुरू करेगा, हाँ, इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करेगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रॉनों के पास कुछ तो काइनेटिक एनर्जी, तभी तो यहां से निकले हैं। अगर ये पोटेंशियल उतना नहीं है कि उनको अपोज कर सके पूरी तरह से, तब तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, करंट कुछ ना कुछ बनेगी। लेकिन अगर हम पोटेंशियल इतना ज्यादा कर दें कि जाने वाले इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको पूरी तरह से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करने में अगर सक्षम हो जाए वोल्टेज, नहीं जाने देगा इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है एक लिमिटेड वैल्यू हो जाएगी अगर इसकी निगेटिव में,
तो वो यहां इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेंगे तो करंट की वैल्यू 0 बनेगी। अब आओ ग्राफ बनाते हैं, उम्मीद करते हैं कुछ कुछ समझ आया होगा, बताते जाएंगे यहां पर, समझते जाना। हमने कहा इधर फोटो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, इधर फोटो इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा जब 0 लगाते हैं, मतलब जब 0 पोटेंशियल डिफरेंस है, तो अभी देखा कि 0 पोटेंशियल डिफरेंस पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन तो पहुंच रहे होंगे, तो मान लेते इतने इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, ये इतने इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, ठीक है। अगर ये इतने इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे यहां पर, तो अब अगर हम पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ाएंगे, सोचना ध्यान से, अगर हम अब पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ाएंगे, तो हमने कहा कुछ इलेक्ट्रॉन जिनके पास काइनेटिक एनर्जी उतनी नहीं थी कि प्लेट तक पहुंच पाए राइट साइड वाली, तो क्या होगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, बढ़ेगी, ठीक है। और ज्यादा करेंगे तो और बढ़ेगी, ये और बढ़ गई, ठीक है। और ज्यादा करेंगे तो और बढ़ जाएगी, लेकिन एक लिमिटेड वैल्यू के बाद में वो बढ़ना बंद हो जाती है, वो बढ़ना बंद हो जाती। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वहां से निकल रहे हैं उनको तो हम बढ़ा नहीं सकते। तो ये क्या होगा, पहले कुछ थी, उसके बाद जैसे जैसे पॉजिटिव में पोटेंशियल बढ़ता गया, ये वैल्यू बढ़ती गई, लिमिटेड वैल्यू के बाद में क्या हुआ, कांस्टेंट हो गई करंट। लेकिन अगर ये पोटेंशियल नेगेटिव में लगाया जाए, तो नेगेटिव में लगाओगे तो ऑब्वियस है इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो इनके नंबर कम होते जाएंगे राइट साइड में पहुंचने वाले प्लेट पर। तो ये धीरे धीरे कम होगा, ये धीरे धीरे कम होगा, ऐसा धीरे धीरे कम होगा, कुछ ऐसा, उसके बाद फाइनली फिर ऐसा हो जाएगा। एक पोटेंशियल पर ये वैल्यू 0 बन जाएगी। तो जिस पोटेंशियल पर ये वैल्यू 0 बनती है इसको V0 बोला जाता है, इसी को बोलते हैं कट ऑफ पोटेंशियल, कट ऑफ और स्टॉपिंग पोटेंशियल बोला जाता है। करंट को स्टॉप कर दिया इसने ना, तो इसीलिए इसे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बोला जाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बोला जाता है, ठीक है। अब इसको रिट्रेस कर लो फटाफट, देखो क्या रिजल्ट आता है। तो अगर हम इसको बनाएं कुछ इस तरह से, ठीक से बना नहीं, कुछ इस तरह से बनेगी ये, और इसको अब हम बना तो चुके हैं, पता चल गया। तो एक काम करते हैं, इसको हम डायरेक्ट बना लेते हैं, उसके बाद में आपको बताते हैं। कुछ यहां से मान लो चलना शुरू किया, ये ऐसा बन गया। अब वो सारे पॉइंट जो थे उनको मार्क कर देते हैं। पहले यहां करंट थी, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी, उसके बाद में कांस्टेंट हो गई, यहां पर धीरे धीरे घट रही है, घटते 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 फाइनली जाकर के 0 हो गई। और जिस पोटेंशियल पर नेगेटिव में सामने वाला जो पोटेंशियल होगा, जिस पोटेंशियल पर करंट की वैल्यू 0 होती है, दैट पोटेंशियल इज नोन एज कट ऑफ पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। एक बात और यहां पर याद रखने वाली है, वो क्या है कि यहां पर देखो करंट कांस्टेंट हो गई, इस वैल्यू के बाद में करंट हो गई कांस्टेंट। तो अगर इस वैल्यू के बाद करंट कांस्टेंट हो गई, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये है सैचुरेशन करंट। तो इस करंट को बोला जाता है IS। IS का मतलब सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट, ये सैचुरेशन करंट हो गई। इसका मतलब यह है कि इस ग्राफ से हमें यह पता चला कि अगर हम मान लो रेड कलर का बल्ब ले लें, 25 वाट का है और कुछ भी बदल नहीं रहा है, और हम यहां पर गिरा रहे हैं लाइट, और पोटेंशियल डिफरेंस वेरी कर रहे हैं दोनों प्लेट के बीच में, तो पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करने से यहां पर क्या हुआ, ये जो ग्राफ है कुछ इस तरह से निकल के आया। इस ग्राफ से क्या पता लग रहा है, इस ग्राफ से पता लग रहा है, यहां पहले इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो, कट ऑफ पोटेंशियल की, बोर्ड की अगर स्टूडेंट तो आप बोर्ड में पूछा जा सकता है। क्या है वो, द रिटार्डिंग पोटेंशियल, रोकने वाला पोटेंशियल ऑब्वियस है, गिवन टू द कलेक्टर, सामने वाली प्लेट को दिया जाता है। यहां पर देखो, इसको कलेक्टर बोला हमने, इसको एमीटर बोला है। गिवन टू द कलेक्टर फॉर विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स 0, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जिस पर 0 हो जाती है, इज कॉल्ड द कट ऑफ और स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। जो भी फ्रीक्वेंसी आ रही होगी उसके करस्पॉन्डिंग वो वैल्यू मिल जाती है, कुछ इस तरह से। यहां पर इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट थी, अगेन रिपीट कर देते हैं, ठीक है। ये ग्राफ तो समझ आ गया कि मतलब पॉजिटिव में अगर बढ़ाते जाएंगे तो पहले करंट की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन एक लिमिट वैल्यू के बाद में जितने इलेक्ट्रॉन थे अगर सारे के सारे वहां पहुंचने लगे तो उसके बाद करंट की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, कांस्टेंट हो जाएगी। नेगेटिव में बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू धीरे धीरे कम होगी, उसके बाद में एक लिमिटेड पोटेंशियल नेगेटिव में जब आ जाएगा तो उस पर करंट की वैल्यू 0 आ जाएगी, दैट पोटेंशियल इज नोन एज कट ऑफ और स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। अब इस ग्राफ को हम रिपीट करेंगे, कैसे, 25 वाट है ना, हां है, इसको हम क्या करेंगे, अब रिपीट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए। कैसे, अब देखो,
इसको हम रिपीट करते हैं, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। पोटेंशियल का इफेक्ट क्या है? इफ द एक्सपेरिमेंट इज नाउ रिपीटेड विद इंसिडेंट लाइट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, मतलब कलर सेम है लेकिन अब की बार हम उसकी इंटेंसिटी बदलने वाले हैं। मतलब रेड कलर का पहले था, रेड कलर का है, लेकिन 25 वाट का भी हम यूज करेंगे, कभी 50 यूज करेंगे, क्या था 50 था, और उसके बाद कभी होगा तो हम 100 वाट यूज करेंगे, और इसके बाद दोबारा से उसी ग्राफ को रिट्रेस करेंगे, इस वाले ग्राफ को दोबारा बनाएंगे। ठीक है, यहां पर क्या था 25 था, यहां पर था, ठीक है सही बढ़िया। अब यहां आओ, ये थे 25, 50 और 100, ठीक है 25, 50 और 100। अब हमने कहा रेड कलर फिक्स है, ये कलर हो गया फिक्स। इस कलर के फिक्स होने का मतलब फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, बट ये डिफरेंट है, इसका मतलब इंटेंसिटी यहां पर हम वेरी करवाने वाले हैं, और इसका ग्राफ खींचते हैं। तो इसका ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ ऐसा बना। मान लो हमने कहा कि 25 वाट का ग्राफ खींचा जाए, तो 25 वाट का ग्राफ अगर खींचेंगे तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। यहां से हम ऐसे देखो बताते हैं, यहां से ग्राफ चलेगा, कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। ठीक है, और अगर 25 वाट के करस्पॉन्डिंग ये करंट बन रही है, ऑब्वियसली इतनी करंट बनेगी, तो जो 50 वाट होगा उसके रेस्पॉन्डिंग करंट ज्यादा बनेगी, क्योंकि पहला एक्सपेरिमेंट पढ़ा करंट जो होती वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती इंटेंसिटी की। इसका मतलब यह है कि यहां से जो दूसरे वाले में करंट बनेगी वो कुछ इस हाइट पर बनेगी, मान लेते हैं इस हाइट पर बन रही है, बढ़ा दिया तो इस हाइट पर बन रही, और बढ़ा दिया तो इस हाइट पर बन रही है। ठीक है, और इनके रेस्पेक्टिव करंट की वैल्यू अपने आप बढ़ती जा रही है, उसके बाद कांस्टेंट होती जा रही है ऐसा। लेकिन एक अलग बात निकल के आई, इधर क्या है करंट है आई फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इधर है पोटेंशियल डिफरेंस पीडी। ठीक, लेकिन एक बात यहां से और अच्छी निकल के आई कि अगर हम नेगेटिव में पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो सेम पोटेंशियल के लिए सब में करंट जीरो हो जाती है। इसका मतलब क्या है, अगर हम पोटेंशियल सेम अप्लाई करते हैं तो यहां पर करंट जीरो बन जाती है, ये करंट जीरो बन गई, मतलब सेम पोटेंशियल के लिए करंट जीरो बन गई, और सेम पोटेंशियल के लिए करंट जीरो बनने का मतलब तो समझते होंगे ना, बिल्कुल समझते हैं कि इंटेंसिटी कम या ज्यादा करने से इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पर कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि जितना वो स्पीड से चलेंगे उतना पोटेंशियल लगा के रोकना पड़ेगा, लेकिन सेम पोटेंशियल से रोक दिया गया। इससे रिजल्ट यही निकल के आया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी, किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए। तो यहां पर देखो ये करंट है, यहां पर देखो ये वाली करंट है, सैचुरेशन करंट की बात करें, यहां ये करंट है। तो अगर हम यहां पर कह दें इंटेंसिटी ये I1 है, या इसको I1 बोल लो, I1 है, ये I2 है, ये I3 है, तो इसमें ऑर्डर बताने में कोई दिक्कत नहीं, सबसे ज्यादा I3 है, फिर I1 है, फिर यहां पर I2 है, उसके बाद में क्या है I1 है। कुछ इस तरह से रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से हम बना सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसी ग्राफ को हमने अलग अलग इंटेंसिटी के लिए रिपीट किया और एक रिजल्ट कंक्लूड किया, दैट मींस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की होती है वो डिपेंड नहीं करती इंटेंसिटी के ऊपर। किस पर डिपेंड करती है, तो फिर आगे वाला एक्सपेरिमेंट बताएगा। आगे एक्सपेरिमेंट है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर जो ये पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, इंटेंसिटी है जो वो कांस्टेंट है। हम इसको बनाते हैं, फिर समझना। हमने कहा फ्रीक्वेंसी, एक मिनट देखो, ठीक है, हम इस ग्राफ को पहले यहां पर डिफरेंट केसेस के लिए बना लेते हैं। यहां पर हमने कह दिया पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, या अभी के लिए हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट लिखते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और इधर है पोटेंशियल डिफरेंस, फोटो इलेक्ट्रिक करंट हो गई, इधर हो गया पोटेंशियल। इस ग्राफ को कैसे बनाया गया आओ समझाते हैं। जैसे ये ग्राफ था ना, ये ग्राफ था, इंटेंसिटी वेरी करके बनाया गया।
हम कहते हैं इंटेंसिटी सेम रख लो, 25 वाट का बल्ब है 25 का रख लो, लाल पीला और बैंगनी ले लो दोबारा से। तो हमने क्या किया, यहां पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज कांस्टेंट, मतलब रेड कलर का एक बल्ब है 25 वाट का ले लिया हमने, और येलो कलर का एक बल्ब है जो 25 वाट का है उसको ले लिया हमने, और एक वायलेट कलर का ले लिया, वायलेट कलर का ले लिया जो फिर कितने का है, 25 वाट का है। देखो सबके वाट तो सेम है ना, कलर बदल गए, कलर बदल गए, इसका मतलब यहां पर फ्रीक्वेंसी इज वेरिएबल। और इस सेम ग्राफ को रिपीट किया गया दोबारा, इस सेम ग्राफ को रिपीट किया गया। इससे एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया, बहुत अच्छा रिजल्ट। वो क्या निकल के आया, वो निकल के आया कि जैसे मान लो हमने यहां पर सेम फ्रीक्वेंसी ले रखी है, तो सेम फ्रीक्वेंसी से मतलब हुआ कि सैचुरेशन करंट की वैल्यू हमेशा सेम आएगी, कर दिया। तो हमने कहा कि सैचुरेशन करंट की वैल्यू अगर सेम आएगी लेकिन यहां पर फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो रोकने के लिए जो वोल्टेज लगाया गया वो डिफरेंट डिफरेंट आया। उसका ग्राफ कुछ ऐसा बना, यहां मान लेते हैं ये कट ऑफ पोटेंशियल है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आया। दोबारा से ये ऐसा, उसके बाद में फिर ये ऐसा ठीक नहीं बना। दूसरा वाला ग्राफ मान लो हम ऐसा बना देते हैं कम करके, ये ऐसा बन गया। तीसरा वाला ग्राफ थोड़ा बढ़ा के बना देते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी अब की बार डिफरेंट कह दिया, सेम इंटेंसिटी है। तो यहां पर देखो सैचुरेशन करंट इज सेम, सैचुरेशन करंट इज सेम, करंट इज सेम, ठीक है। और यहां पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया अलग अलग, तो मान लो हमने ये लगाया V0 पहले के लिए, ये V0 दूसरे के लिए, ये V0 लगाया तीसरे के लिए। अब हमें ये बताओ सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी। सिंपल है, जिसको रोकने के लिए ज्यादा लगाया गया। तो यहां से देखा गया कि अगर मान लो हमने कहा ये है F3, फ्रीक्वेंसी को F से लिखते हैं ना, F3, ये फ्रीक्वेंसी है सपोज F2, और ये फ्रीक्वेंसी कितनी है, F1 है। तो इसको रोकने के लिए ज्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ा, इसका मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि F3 जो था वो ज्यादा था, F2 कम था और F1 सबसे कम था। यहां से ये पता चला कि काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होती है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, वो डिपेंड करती है किस पर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। ये यहां से अगला रिजल्ट निकल के आया। देखो कितना इंटरेस्टिंग है, इसका मैथमेटिकली जानने से पहले हम अगर इसे एक्सपेरिमेंटल देखें तो कितना अच्छा है, कितनी चीजों को हम समझ सकते हैं यहां से, ठीक है। ये ग्राफ बना, इस ग्राफ को और आगे ठीक किया गया। इस ग्राफ को हम बनाएंगे इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। वो हमने कुछ ऐसा देखा कि यहां फ्रीक्वेंसी कर ली गई और यहां पर किया गया स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस लिख लो सीधा सीधा। तो इसके बीच में जो ग्राफ खींचा गया वो ग्राफ कुछ ऐसा था, ये ग्राफ कुछ ऐसा था। स्ट्रेट लाइन तो था लेकिन ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा था, ग्राफ ये था। तो अगर ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू 0 है, फिर भी हमें कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी रखनी पड़ रही है। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि यहां कहीं पर जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम F0 लिखेंगे, मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिससे फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो F0 जो होता है इसी को बोला जाता है कट ऑफ और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो किसी सरफेस से इलेक्ट्रॉन को एमिट करवा सके, इलेक्ट्रॉन का एमिशन करवा सके, दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो क्या है, द ग्राफ बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल इज फाउंड टू बी स्ट्रेट लाइन which is not passing through origin। इसका मतलब क्या है, एक मिनिमम इंटेंसिटी मतलब एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चाहिए। जब हम स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 रखते हैं तब भी इतनी रहती है फ्रीक्वेंसी, और जैसे जैसे इसके बाद फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें बढ़ाना पड़ेगा उसे रोकने के लिए। इसका मतलब ये पता चला कि यहां पर जो हमने लिखा कि काइनेटिक एनर्जी जो डिपेंड करती फ्रीक्वेंसी के ऊपर, वो कैसे डिपेंड करती, वो इस फार्मूले से निकल के आया। आई होप कि तीनों के तीनों एक्सपेरिमेंट कैसे
रिपीट किए गए वो समझ में आए होंगे। तो यहां पर एक बार फटाफट और रिकॉल कर लेते। पहला एक्सपेरिमेंट था दैट मींस फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन या रेडिएशन। अगला था कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ती जाती है। एक लिमिटेड पोटेंशियल के बाद फोटो इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट हो जाती है। दैट कांस्टेंट करंट इज नोन एज सैचुरेशन करंट। अगर हम यही निगेटिव में पोटेंशियल बढ़ाते जाएं तो निगेटिव में पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे तो करंट की वैल्यू घटती जाती है। एक मिनिमम वैल्यू मतलब एक मैक्सिमम वैल्यू पोटेंशियल की लगानी पड़ती है। पोटेंशियल हमें लगाना पड़ता है निगेटिव में जिससे कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू 0 हो जाती है। दैट पोटेंशियल इज नोन एज कट ऑफ और स्टॉपिंग पोटेंशियल या रिटार्डिंग पोटेंशियल होता है। यहां पर हम लोगों ने देखा कि अगर हम एक ही कलर का बल्ब यूज करें लेकिन उसकी वाट अलग अलग हो, इसका मतलब इंटेंसिटी डिफरेंट हो, तो वो उसको रोकने के लिए हमें सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ा। इसका मतलब क्या है, इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती काइनेटिक एनर्जी, या काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं करती इंटेंसिटी के ऊपर, ऐसा बोल सकते हो। फिर हमने क्या किया, रेड येलो वायलेट लिया, इंटेंसिटी सेम रखी, कलर बदल दिए और ये रिजल्ट निकल के आया। मतलब जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा थी उसको रोकने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा, मतलब ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी, ज्यादा पोटेंशियल देना पड़ा। जिसके लिए कम था उसके लिए कम देना पड़ा। तो यहां से रिजल्ट आया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। यहां पर ग्राफ भी देखा, ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ था। इसको हम लोग बनाएंगे दोबारा से जब आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इसे याद रख सकते हैं। अब आओ आगे, ऑब्जर्वेशन क्या निकल के आया, जो भी अब कुछ पढ़ा ऑब्जर्वेशन पढ़ो। पहला था एज स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरीज, जैसे जैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरी करता है लीनियरली विथ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो वेरीज लीनियरली विथ फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई ग्राफ बना हुआ है, इधर हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है और इधर दे रखा है क्या, फ्रीक्वेंसी, तो ये ग्राफ निकल के आता है कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन। तो यहां पर भी सेम है, अगर हम यहां पर फ्रीक्वेंसी रखें, यहां पर काइनेटिक एनर्जी रखें मैक्सिमम, तो ये भी ग्राफ सेम निकल के आता है। दोनों का सिंपल ये मतलब है। तो इससे एक ऑब्जर्वेशन से रिजल्ट आया कि हमें काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम लिखनी होगी उसका फार्मूला कुछ होगा। इलेक्ट्रॉन चलेंगे V0 से रोक देंगे तो उनके लिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम ये लिखा करेंगे। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, चार्ज को भी पोटेंशियल डिफरेंस से अगर रोकना हो तो रोक सकते हैं। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अगर इसके बराबर हो जाएगी तो V0 की वैल्यू हम यहां से इजीली निकाल सकते हैं। बढ़िया। अगला क्या है, कह रहे हैं इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी एक्सेस गिव द फ्रीक्वेंसी f0 दैट वुड जस्ट लाइबरेट इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ द एमिटर। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज लेस देन f0 इज यूज्ड, नो इलेक्ट्रॉन वुड बी इजेक्टेड। कह रहे हैं कि अगर हम इलेक्ट्रॉन का एमिशन करवाना चाहते हैं तो एक लिमिटेड वैल्यू होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी की। अगर वो वैल्यू उससे कम हुई तो यहां से इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। सही है, ठीक है। और जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी पर ऐसा हो सकता है दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। आगे आओ देखते हैं। चलो ये सेकंड पॉइंट पढ़ लिया, फर्स्ट पढ़ लिया। अगला देखो क्या है कंक्लूजन, द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बिलो विच द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन स्टॉप्स कंप्लीटली। कह रहे हैं जिस पर स्टॉप हो जाते हैं कंप्लीटली, जिससे थोड़ी भी वैल्यू कम हो। हाउएवर लार्ज में बी द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितनी भी ज्यादा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट मींस दिस फ्रीक्वेंसी इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। आगे क्या बोल रहे हैं, आगे कह रहे हैं द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन। ये सिंपल है, एमिटेड इलेक्ट्रॉन पर सेकंड का मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं और ये इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती। पहला एक्सपेरिमेंट बताता है। आगे आओ, देयर इज अ लोअर लिमिट ऑफ फ्रीक्वेंसी कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो एमिशन टेक्स प्लेस, हाउएवर हाई द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट। क्या कह रहे हैं, हाउएवर द फ्रीक्वेंसी नहीं, लोअर लिमिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन, यहां पर इंटेंसिटी कह रहे हैं कि देयर इज लोअर लिमिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, लोअर लिमिट होती फ्रीक्वेंसी की और लोअर लिमिट होती फ्रीक्वेंसी की जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, बिलो विच नो एमिशन टेक्स प्लेस, हाउएवर हाई द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन में बी। अगर लेकिन इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, अगर आप इससे फ्रीक्वेंसी ज्यादा बढ़ाएंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। ये अगला पॉइंट बोलता है। ये सारे एक्सपेरिमेंट अभी हम लोगों ने देखे, उन्हीं का कंक्लूजन है ये। अगला क्या था, अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर चले जाएं, द मैक्सिमम वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन इमर्ज इज डिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी। क्या कह रहे हैं कि केवल और केवल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती, नॉट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन। इसका मतलब एनर्जी जो है, या कह सकते हो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, के ई मैक्स,
जो होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है ओनली, नॉट इंटेंसिटी, नॉट आई, इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। फिर क्या है? द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज द इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। ये बहुत अच्छी बात है, इलेक्ट्रॉन का जो एमिशन होता है वो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। मतलब अगर यहां पर कोई सरफेस है, एक समझ लो इसको, और आगे भी दोबारा से देखेंगे, ये है, यहां से रेडिएशन आकर गिरा, इंटेंसिटी आई और फ्रीक्वेंसी एफ का, और यहां से इलेक्ट्रॉन निकले, तो इनके बीच में कोई टाइम लैगिंग नहीं होती, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है। जैसे रेडिएशन आकर गिरा तुरंत वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। कह रहे इट मींस टाइम डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंट ऑफ लाइट एंड एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी स्मॉल, और ये जो होता है वो 10⁻⁹ से भी कम होता है। ठीक है, याद रहेगा। ये बातें हो गई। अब अगर वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग बात की जाए, यहां पर ये हो गए, ठीक है, ये हो गया, ठीक। अगर वेव थ्योरी की बात की जाए तो वेव थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वेव थ्योरी के अगर अकॉर्डिंग बात करें, अब बात करते हैं, याद होगा मैक्सवेल्स ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, अगर चैप्टर याद होगा, हम लोग कवर कर चुके हैं, तो उसमें पढ़ा था जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी लिख देते हैं, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ई नॉट का स्क्वायर। मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जाहिर सी बात है, ठीक है, और इसका फार्मूला भी हम लोगों ने देखा था। तो अगर इंटेंसिटी अगर ई नॉट स्क्वायर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते जाएं, अगर हम इसको इंक्रीज करते हैं, दैट मीन्स यहां पर ई नॉट के स्क्वायर का एम्पलीट्यूड विल इंक्रीज, और अगर ऐसा इंक्रीज हुआ तो यहां पर के ई मैक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स शुड इंक्रीज करनी चाहिए। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है शुड इंक्रीज, ये है, ये एक्सपेरिमेंट से तो नहीं आया। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर मैक्सवेल की वेव थ्योरी कंसीडर करें हम, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो इंटेंसिटी होती है वो जो भी आकर के रेडिएशन गिरता है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ाएं इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो ई नॉट की वैल्यू बढ़नी चाहिए। तो अगर ई नॉट की वैल्यू बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़नी चाहिए। लेकिन यहां पर दिस वॉज नॉट अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग नहीं था, ये बिल्कुल अलग था। तो ये है पहला इंटेंसिटी प्रॉब्लम। जैसी वेव होती है, वेव के अंदर क्या होता है, उनकी एनर्जी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन यहां पर फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड ही नहीं करती इंटेंसिटी के ऊपर। इसका मतलब फेल्यूर ऑफ वेव थियरी है ये। तो वेव थियरी के अकॉर्डिंग हम यहां पर इंटेंसिटी प्रॉब्लम जो पहला वाला एक्सपेरिमेंट था उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। फिर दूसरी प्रॉब्लम क्या है? दूसरी है फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम। फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम का मतलब है कलर प्रॉब्लम। कलर प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कोई वेव है, उसकी कोई इंटेंसिटी है और वेव लगातार किसी सरफेस पर आकर गिरती रहे। देखो मान लो हमने कहा ये यहां पर कोई सरफेस है, सरफेस पर रेडिएशन आकर के गिरता है, सरफेस पर रेडिएशन आकर के गिरता है, कुछ इस तरह से रेडिएशन आकर के गिरता है। आई फ्रीक्वेंसी मतलब आई इंटेंसिटी है फ्रीक्वेंसी का, और यहां से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, अगर हो रहा होगा तो ठीक। तो ये कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम क्या है? फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे यहां पर लाइट आकर के गिरेगी और उसकी फ्रीक्वेंसी मान लो f0 से कम है, f0 से कम है, एक्सपेरिमेंटली समझते हैं, पढ़ लिया है। तो अगर f0 से कम फ्रीक्वेंसी होगी तो क्या है, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? नहीं, नो इलेक्ट्रॉन एमिशन विल टेक प्लेस, नो इलेक्ट्रॉन एमिशन विल टेक प्लेस। अब इसका मतलब क्या है? इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? हां ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, पड़ा एक्सपेरिमेंट में। लेकिन अगर वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग जाएं हम और इस फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम को देखना शुरू करें,
तो ये बताया जाता है इस फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम में कि जैसे यहां पर मान लो एफ जो है वो इस एफ नॉट से कम है, फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो होगा क्या, होगा ये कि जैसे जैसे हम इसके ऊपर इंसिडेंट रेडिएशन गिराते जाएंगे, लाइट गिराते जाएंगे, इसमें उस लाइट के पास इतनी फ्रीक्वेंसी नहीं कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल सके, लेकिन एक टाइम इंटरवल तक अगर हम यहां पर लाइट इंसिडेंट करें तो यहां से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक लिमिटेड टाइम में उतनी एनर्जी तो एक्वायर कर नहीं सकता एटम या इलेक्ट्रॉन, तो अगर इलेक्ट्रॉन उतनी एनर्जी एक्वायर नहीं कर सकता तो आफ्टर सम इंटरवल, कुछ टाइम के बाद में इतनी एनर्जी तो एक्वायर कर लेगा कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है, एक्युमुलेट कर लेगा उतनी एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ऐसा हुआ नहीं, एक्सपेरिमेंट में देखा गया ऐसा था नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे यहां पर इंसिडेंट रेडिएशन गिरा वैसे इलेक्ट्रॉन निकला तो निकला, नहीं तो नहीं निकला। ठीक है, तो यहां से पता चला कि जो फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम है वो भी वेव थ्योरी की लिमिटेशंस है, मतलब वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम को हम नहीं रिमूव कर सकते। आगे आओ, एक सबसे जरूरी प्रॉब्लम है दैट इज टाइम डिले। टाइम डिले मतलब क्या? टाइम डिले का मतलब यह है कि अगर हमारे पास अगेन ये सरफेस है, ये सरफेस है, ये सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर आकर के रेडिएशन गिरे, इस सरफेस पर आकर के रेडिएशन गिरे, तो हम यहां पर कुछ और बातें बताते हैं आई और एफ का। यहां समझो, ठीक है, अब सुनना ध्यान से। यहां कहीं पर एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है, इसके बारे में हम जानते हैं, पता होगा, थोड़ी बातें तो पता होंगी। ये न्यूक्लियस है। अब सुनना ध्यान से, अगर ये न्यूक्लियस है और ये हमारे पास एटम दिया गया है, कोई एटम दिया गया है, एटम के ऊपर अगर इंसिडेंट रेडिएशन आकर के गिरेगा, कोई रेडिएशन आकर के गिरेगा, तो रेडिएशन के गिरने से एक बात तो पता है ये चीज कि अगर रेडिएशन मान लो इधर से आकर के इसके ऊपर गिर रहा है, इधर से रेडिएशन आकर के गिर रहा है इधर से, तो एटम का साइज तो बहुत कम होता है ना। एटम का साइज क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर का होता है। और अगर इतने ऑर्डर का होता है तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत कम होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। और अगर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ज्यादा कम होगा, इसका मतलब है कि जो भी रेडिएशन आकर के इनके ऊपर गिरेगा उसको क्या करेंगे, मतलब जितना रेडिएशन आकर के इसके ऊपर गिरा, ये एट अ टाइम उतनी एनर्जी ले नहीं सकते। सिंपल सी बात है। क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने का मतलब, मान लो एक कोई बलून है, बलून के ऊपर से कुछ आकर के गिर रहा है, या ऊपर से मान लो तुमने कुछ गिराया उसके ऊपर, तो एक फिक्स एरिया होगा उसके ऊपर का जिसके ऊपर वो आकर के गिरेगा, बाकी का एरिया खाली रह जाएगा। वही एरिया हम क्रॉस सेक्शनल एरिया ले रहे हैं एटम का यहां। और अगर एटम का क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत कम होगा तो रेडिएशन जो आकर के गिरेगा तो वो बहुत कम एनर्जी लेगा, और अगर बहुत कम एनर्जी लेगा इसका मतलब है एटम एट अ सर्टेन टाइम उतनी एनर्जी नहीं ले सकता कि वहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल सके। इसका मतलब क्या है, यहां से इलेक्ट्रॉन आकर के गिर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आकर के गिर रहे हैं, आफ्टर सम टाइम इंटरवल, कुछ टाइम इंटरवल के बाद में ये एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि यहां से इलेक्ट्रॉन को एमिट करवा सके। और जब इलेक्ट्रॉन एमिट होने वाले होंगे तो वो एनर्जी उतनी हो जाएगी कि वो उसके वर्क फंक्शन को ओवरकम कर सके, और वर्क फंक्शन को ओवरकम कर पाएगी, इसका मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। यह है वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग। लेकिन अभी ऑब्जर्वेशन में देखा कि रेडिएशन जैसे आकर के गिरता है इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल जाते हैं। दैट मींस वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकती। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी कि यहां पर रेडिएशन आकर के गिरता है, जो भी यहां पर एटम उसके सामने आएगा रेडिएशन के, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत कम है, मतलब बहुत कम एनर्जी ले सकता है। उतनी एनर्जी ले सकता है कि इलेक्ट्रॉन वहां से निकल तक नहीं सकते, और अगर इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकते तो इलेक्ट्रॉन को नहीं निकलना चाहिए, कुछ फिक्स टाइम इंटरवल के बाद निकलना चाहिए कि लगातार वो एनर्जी लेते रहेंगे, एनर्जी एक्युमुलेट होगी, एक टाइम के बाद में वो अपने पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम कर पाएंगे इलेक्ट्रॉन और बाहर निकलेंगे। लेकिन यहां पर हमने पढ़ा देयर इज नो टाइम लैग, देयर इज नो टाइम लैग, टाइम लैग, टाइम लैग। अब यहां पर ये बोल सकते हो कि टाइम लैग तो है लेकिन 10⁻⁹ सेकंड का है, तो 10⁹ सेकंड को बोला जाता है नो टाइम लैग, कोई टाइम लैग नहीं है, ऐसा हम बोलते हैं। ठीक है, देयर इज नो टाइम लैगिंग, कोई टाइम लैगिंग नहीं है। तो तीसरा पॉइंट ये है टाइम डिले प्रॉब्लम का, इसको भी हम वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग समझ नहीं सकते।
ठीक है, तो इसके लिए हमें पार्टिकल थ्योरी लानी पड़ेगी इसकी। तो यहां पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया कि फेलियर ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट इन एक्सप्लेनिंग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कोई वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो वेव थ्योरी फेल हो गई यहां पर इसे एक्सप्लेन करने में। यहां पर हमने ऑब्जर्वेशंस पढ़े। ऑब्जर्वेशन उम्मीद है कि आप लोग इसे याद रखेंगे, जैसे हमने बताया एज इट इज आपको उसी तरह से याद रखना। यहां पर हमने पढ़ा इंटेंसिटी प्रॉब्लम के बारे में। यहां पर ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन हो गए, जो एक्सपेरिमेंट पढ़े उन्हीं के ऑब्जर्वेशंस हैं। यहां पर देख लिया थर्ड एक्सपेरिमेंट, यहां पर सेकंड एक्सपेरिमेंट, यहां पर हमने देख लिया फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, यहां पर देख लिया फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट क्या है। यहां पर हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप्स के एमिशन क्या होते हैं, कैसे करवाया जा सकता है। यहां पर हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन का एमिशन कैसे होता है और कैसे होता है। यहां पर हमने कहा मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को एमिट करवा सके। तो यहां पर हमने फ्रीक्वेंसी भी देखा, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी होती है, तो उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को आगे हम लिखा करेंगे, या अभी के लिए लिख लो वर्क फंक्शन W, या फिर इसको फाई से लिख रहे हैं आप तो फाई से लिख लेंगे। इसको लिखा जाएगा HF0, या फिर इसको हम लिखेंगे HC डिवाइडेड बाई में लैम्डा नॉट। HC डिवाइडेड बाई में क्या लिख सकते हैं, लैम्डा नॉट। F0 तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और यहां पर लैम्डा नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जो किसी सरफेस से इलेक्ट्रॉन को एमिट करवा सके, ये मैक्सिमम वेवलेंथ होती है जो किसी सरफेस से इलेक्ट्रॉन को एमिट करवा सके। दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड मैक्सिमम वेवलेंथ इज नोन एज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक। इसको याद रखेंगे। कुछ वर्क फंक्शन लिखे गए, इनको याद रखना आपको। यहां पर हमने इन सारी चीजों को कवर कर लिया। अब हम इनके ऊपर एक दो क्वेश्चन लगा लेते हैं जिससे थोड़ा आइडिया लग जाए कि हाँ कैसे कैसे अप्लाई करनी चीजें। क्वेश्चन बहुत इजी है, कह रहे हैं विल फोटो इलेक्ट्रॉन्स बी एमिटेड फ्रॉम ए कॉपर सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 4.4। मतलब वर्क फंक्शन की बात की जाए, अगर वर्क फंक्शन की बात की जाए तो वो है 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा या नहीं निकालेगा। तो यहां पर कह रहे हैं कि विजिबल लाइट की बात करें तो अगर हम याद होगा विजिबल लाइट पढ़ा था हम लोगों ने, उसकी लैम्डा की रेंज कहां से कहां थी, तो ये थी अप्रोक्सीमेट 4000 से लगा करके 8000 तक के बीच की, इतने एंगस्ट्रॉम के बीच की थी, ठीक है। अब अगर हम यहां से देखना चाहें तो E जो गिरेगा, E उसे क्या लिख सकते हैं, HC अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं, पहली क्लास में देखा था। तो अगर इसे हम HC अपॉन लैम्डा लिखेंगे तो HC तो ठीक है, डिवाइडेड बाई में लैम्डा, तो HC की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ा था 12400, डिवाइडेड बाई में यहां लिख सकते हैं लैम्डा एंगस्ट्रॉम में, तो इसको हम 4000 लिख लेते हैं। 2 0 से 2 0 काट दो, 4 3 4 1 310, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 मिनट, हाँ ठीक है, 4 1 4 4 3 12, 4 1 कम 4 31, ठीक है। तो यहां पर यह आ जाएगा 31 पॉइंट, यहां पर लग जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ये किसके लिए हमने कहा, ये हमने कहा वायलेट कलर के लिए सपोज, ठीक है। और अगर हम यही निकाल लेते हैं रेड के लिए तो क्या होगा, 12400 डिवाइडेड बाय में लैम्डा कितना होगा, 8000, 1 2 1 2, यहां पर कितना बन जाएगा, 3.1 डिवाइडेड बाय में 2 बन जाएगा, क्योंकि 4 का डबल ही तो 2 होता है, तो यहां बन जाएगा 2.2 1 जा 2, और यहां बन जाएगा 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें यह बताओ यहां से जो मैक्सिमम एनर्जी आई वो कितनी आई, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब आई, और इसको वर्क फंक्शन कितना चाहिए, 4.4 का चाहिए, है नहीं है एनर्जी हमारे पास सफिशिएंट। अगर सफिशिएंट एनर्जी नहीं है तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। पढ़ा था कि जो F0 से कम की फ्रीक्वेंसी अगर आई तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा नो। अगला आओ देखो, ये क्वेश्चन हम आपके लिए होमवर्क छोड़ देते हैं क्योंकि फोटोन काउंट्स के ऊपर हम लोगों ने कैलकुलेशन की है काफी, ये आपके लिए होमवर्क छोड़ देते हैं, आप खुद ही ट्राई करेंगे, ठीक है। होमवर्क है ये, जो भी आंसर आएगा वो खुद बताएंगे क्या आ रहा है। इसका आंसर वैसे आंसर लिख दिया गया है, करंट की वैल्यू भी लिख दी गई है, कैसे इसे अप्लाई करना है इसको हम लोगों ने पहली क्लास में लगाना सीखा था, ये आपके लिए एज अ होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो यहां पर ये क्लास थी जिसमें हम लोगों ने आज सारी चीजों को कवर कर लिए।
उम्मीद है कि चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो ये कह सकते हो इस चैप्टर की पूरी बैकबोन है। इवन जेई के लिए भी इस चैप्टर पूरा यहां से ही बैकबोन, मतलब पूरा बेस यहां से बना के चलता है। अगर ये पूरी क्लास समझ में आ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होती आगे की चीजों समझने में। अगली क्लास में हमारा डिस्कशन स्टार्ट होगा न्यूमेरिकल वाले पोर्शन से, जिसका वेट कर रहे होंगे आप। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस, आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं और क्वेश्चन कहां कहां से बनते हैं, उन सब के बारे में बात की जाएगी। तो तब तक के लिए इस थ्योरी की क्लास को रिवाइज करें।